नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज वक्फ बोर्ड अधिनियम पर चर्चा हो रही थी क्योंकि आज किरण रिजिजू जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बिल को लोकसभा में 40 संशोधनों के साथ टेबल किया था और सबकी बारी आई बोलने की। और आज अमित शाह और अखिलेश यादव में एक ऐसी नोकझोंक हुई जो कि पूरा सदन देखकर स्तब्ध था। और ये नोकझोंक इसलिए हुई क्योंकि अखिलेश यादव का जो कॉन्फिडेंस है, जो पूरे विपक्ष का जो कॉन्फिडेंस है, वो अब बोल रहा है। एक बार आपको याद होगा कि ये 99 के खेल की बात की गई थी कि कांग्रेस के पास 99 सीट्स है, तो अखिलेश यादव भी कोई कम नहीं है। आज इसी वक्फ बोर्ड अधिनियम के तहत जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड का जो अधिनियम है ये इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि इसमें राजनीतिक मंशा झलकती है। और साथ में जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने अध्यक्ष ओम बिरला के तरफ इशारा करके बोला कि अध्यक्ष जी, अब तो आपके अधिकारों के लिए भी हमें लड़ना पड़ेगा। इसको देखकर अमित शाह आग बबूला हो गए, तुरंत उठे और बोले कि अध्यक्ष के संरक्षण का जिम्मा आपको नहीं मिला है और ये बेतुकी बातें ना करें, हाउस को मिसलीड करने की कोशिश ना करें। मैं चाहती हूँ उस क्लिप को आप देखें और फिर उसके बाद चर्चा करते हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है कि इस तरीके की नोकझोंक के बीच में ओम बिरला भी बहुत बुरी तरह फंस गए। आइए इस क्लिप को देखते हैं। ये देखिए आज सदन में, सुनिए। एन के प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। और दरअसल ये चाहते हैं तो आप अध्यक्ष के अधिकारों के संरक्षक नहीं हैं, इस बात को अमित शाह ने कहा और बिल्कुल आग बबूला होते हुए नजर आए। उसके बाद काफी नोकझोंक हुई और ये सारी बहस उस दौरान हुई थी जब आज वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बहस चली। और जो बात अखिलेश यादव ने कही वो गलत तो थी नहीं कि भाई आप राजनीतिक मंशा से आप इस बिल को लेकर आ रहे हो, लेकिन ओम बिरला जिस तरीके से बिल्कुल स्तब्ध नजर आए, उनको समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। भाई उन्हीं के अधिकारों की हितैषी बनकर आज अखिलेश यादव बात कर रहे हैं। अब उनसे ना कुछ बोला जाए ना कुछ किया जाए। उनको ये भी दिख रहा है कि अमित शाह सामने बैठे हैं, वो देख रहे हैं। तो बड़ी अजीब सी पोजीशन ओम बिरला की हो गई थी। तो ऐसी स्थिति को आप, दीपक कबीर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं,
सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हमारे साथ। दीपक, आपका स्वागत है। ये जो ओम बिरला की स्थिति को आप क्या कहेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आपके पास तो कविताओं का भंडार है, शेरो शायरी का भंडार है। ओम बिरला की जो हालत है उस पर क्या कहेंगे, और जिस तरीके की नोकझोंक आज अखिलेश यादव और अमित शाह में हुई? देखिए, अगर हम पोएट्री में कहें तो दुष्यंत कुमार का एक शेर है, जिस तरह चाहे बजा लो, आदमी नहीं हम झुनझुने हैं। तो ओम बिरला की ये हालत है कि वो स्पीकर है ही नहीं। देखिए, अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने ये दावा नहीं किया कि हम संरक्षक हैं। अखिलेश यादव या विपक्ष अगर स्पीकर का संरक्षक होता तो अमित शाह या मोदी की दम नहीं है कुछ कर पाते। संरक्षण का मतलब होता है जिसके संरक्षण में होता है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम आपके हितैषी हैं, और ओम बिरला के हितैषी नहीं है, स्पीकर के। और स्पीकर कौन होता है? स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हितैषी होना कब से गलत हो गया? और वो कह रहे हैं कि आप नहीं हो सकते, क्यों नहीं, विपक्ष नहीं हो सकता? तो विपक्ष ही सबसे ज्यादा संविधान का हितैषी होता है, क्योंकि सत्ता के पास तो ताकत होती है। सत्ता अपने लाभ के लिए संविधान को तोड़ मरोड़ सकती है, कोई भी सत्ता हो। विपक्ष को संविधान याद आता है क्योंकि विपक्ष को नियम याद आते हैं। सत्ताएं नियम अक्सर तोड़ती हैं और विपक्ष उन्हें बचाने की कोशिश करता है, ये दुनिया का इतिहास है। तो अमित शाह बड़ी मूर्खता की बातें कर रहे हैं, मतलब इससे मूर्खता ही कहेंगे। अमित शाह ने, मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खुद कांग्रेस पर आरोप लगाया हुआ है कि आप संविधान को तोड़ते मरोड़ते हो, हमें संविधान बचाना है। हर आदमी को संविधान बचाना होता है, केवल सत्ता संविधान नहीं बचाती है, क्योंकि संविधान, सत्ता नियमों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके फायदा पहुंचाती है, अपने लोगों को फायदा लेती है। तो उस संविधान को बचाएगा कौन? विपक्ष बचाएगा। वो कह रहे हैं कि स्पीकर विपक्ष का नहीं है। क्यों नहीं है विपक्ष का स्पीकर? स्पीकर सदन का है, और सत्ता मनमानी करेगी तो विपक्ष क्यों नहीं बचाएगा? ओम बिरला से अखिलेश यादव की रिश्तेदारी नहीं है। ओम बिरला की दिक्कत है कि वो स्पीकर बनते हैं, वो स्पीकर बनते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने रहते हैं। वो सोमनाथ चटर्जी तो हो नहीं पाए हैं, और उनको डर लगा करता है, और उनको लगता है कि मान लो अभी तो स्पीकर बने बैठे हैं, कल को वो जो है सचमुच में स्पीकर अगर बन गए तो पता नहीं उनकी कौन सी फाइलें मोदी खुलवा दें, अमित शाह कौन सी फाइलें खुलवा दें। दीपक, अमित शाह का ये कहना कि अरे अखिलेश जी आप इस तरीके से स्पीकर के अधिकारियों को संरक्षण नहीं बन सकते, तो क्या अमित शाह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई स्पीकर उनकी बबौती है? क्या लोकसभा के बिल्कुल, स्पीकर उनको देखिए वो है? अमित शाह अभी भी मानते हैं कि स्पीकर उनकी जेब में रखे हुए हैं। ये मानने का कॉन्फिडेंस हो सकता है क्योंकि उनकी पार्टी के जूनियर कार्यकर्ता रहे हैं। अमित शाह और मोदी के अंडर में रहे हैं। राहुल गांधी ने पहली स्पीच में कहा था कि बो डाउन करके मिलते हैं, लेकिन स्पीकर बनने के बाद कल को अगर ओम बिरला राष्ट्रपति बन जाए तो भी ऐसे ही व्यवहार करेंगे क्या? तो मुझे लगता है कि पद बड़ा होता है, क्योंकि पद संविधान देता है। जैसे भी आए हो, संविधान पद देता है। इसलिए डीएम के आगे नरेंद्र मोदी जो है खड़े होके जो है अपना फॉर्म भरते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटोकॉल है। अब डीएम कह दे तुम्हारे जैसे 20 डीएम का तुम उंगली पे ट्रांसफर करते हैं, तुम मेरे सामने बैठे कैसे हो? ये कौन सी बात हो गई? नहीं तो आज इस स्टेटमेंट से बार बार ये कहा जाता है कि विपक्ष के लोग आसन का अपमान कर रहे हैं। ओम बिरला ने भी इस बात को लेकर कहा, जब उनकी नोकझोंक हुई, वो क्लिप में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह आसन का अपमान है और ये बात ठीक नहीं है। क्या आज अमित शाह ने ओम बिरला की बेइज्जती नहीं कर दी ये बात बोलकर? भाई क्यों, देखिए बेइज्जती करी या ना करी, एक चीज होती है अवचेतन, सबकॉन्शियस माइंड में लगातार जो है मोदी, अमित शाह, सबको लगता है कि यार ये क्या बोलेगा। उनको लगता है ये तो कल को हमारा कार्यकर्ता है, हमारा पार्टी का नेता है। तो ये बसा हुआ है, वो अभी तक अपने आप से डिटैच नहीं कर पाए हैं, और ओम बिरला खुद को भी डिटैच नहीं कर पाए हैं। लेकिन विपक्ष लगातार याद दिलाता है कि आप स्पीकर हो, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो, आप भारतीय जनता पार्टी के वो नहीं हो। और स्पीकर के अधिकारों पर आंच आएगी या संविधान के अधिकारों पर आंच आएगी तो विपक्ष लड़ेगा नहीं, और कौन लड़ेगा? अरे अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे, राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे, तो जनता लड़ेगी, जनता बचाएगी। और अभी जनता इन लोगों से उम्मीद कर रहे हो, ये लोग कह रहे हैं। और मसला क्या है? सबसे ज्यादा मसला आप देख रहे हैं, खुलेआम तमाशे कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड होता क्या है?
वक्फ का मतलब होता है दान। मुस्लिमों ने अपने दान को एक कलेक्टिव सेंटर बना रखा है। वो अपनी अपनी कम्युनिटी के लोग दान देते हैं। जो मुस्लिम्स हैं वो अपने आखिरत को या अपने पुण्यों के लिए अपने जमीन के हिस्से को, अपने पैसे को, अपने जेवर को, अपनी तमाम चीजों को दान देते हैं, जैसे हिंदुओं में दान दिया जाता है। अब आपने दान दिया, चूंकि रिलीजियस सेंटीमेंट के साथ दान दिया जाता है, रिलीजियस और सोशल सेंटीमेंट के साथ, तो उस वजह से अगर भाई किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देना हो, तो चाहे जो, अगर किसी को किसी बाढ़ और आपदा में दान देना हो, चाहे जो, लेकिन नहीं, अगर उसको वक्फ बोर्ड में दान देना है, तो वक्फ बोर्ड में वो 3-4, जैसे आप स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ और तमाम तरह के मतलब रिलीजियस ट्रेनिंग के लिए स्कूल बनाओ, या जो भी करो आप, कब्रिस्तान बनाओ, बच्चों की शादी करवाओ, इसी सब वजह से लिए वक्फ में दान देते हैं। वक्फ में जमीनें बहुत इकट्ठा हैं, उन जमीनों से आय होती है। अब उसके अंदर जहां पे पैसा है वहां गड़बड़ शुरू होती है। चूंकि भारत में दान देने की मुसलमानों की एक ट्रेडिशन रही है। भाई आप सोचो, भारत के जिन मंदिरों में चढ़ावा चढ़ता है, उन चढ़ावे पे कोई टच कर सकता है? उसमें कितना जेवर है, क्या है, कितना अपार पैसा है, जबकि हिंदुओं में कोई ट्रेडिशन नहीं है इस तरह का दान देने का। लेकिन फिर भी मुसलमानों में एक फर्ज माना गया है, दान देना, ज़कात देना एक फर्ज माना गया है वहां पर। लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं बचा है, लेकिन इसके बावजूद नहीं, बहुत चढ़ावा आता है। नहीं, मुद्दा तो वक्फ बोर्ड की बिल का था, लेकिन उसको एक तरफ रख देते हैं दीपक, क्योंकि बात अखिलेश यादव और अमित शाह की हो रही कि किस तरीके से नोकझोंक हुई, और ओम बिरला, बिल्कुल आपने सही कहा शुरू में कि वो झुंझुने की तरह इस समय बजाए जा रहे हैं। अब झुंझुने की तरह वो बजाए जा रहे हैं या उन पर शिकंजा कसने की तैयारी है? एक तरफ अमित शाह ये जताने की कोशिश कर रहे हैं सदन में कि भाई स्पीकर हमारी प्रॉपर्टी है, मेरी बबौती है, हम जैसे चाहेंगे स्पीकर को नचाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे मजाल हुआ कि आज अखिलेश यादव ने स्पीकर के संरक्षण की बात कर डाली? ऐसा लग रहा था कि आज अमित शाह को बड़ी ये बात बुरी लग गई सदन में, और इसीलिए नोकझोंक देखिए, दिखी। पहली बात, वक्फ बिल उस तरीके से नहीं हो पाया। दूसरी बात, बेनकाब हो रहे हैं लगातार। तीसरी बात, जनमानस खिलाफ दिखता है। ये भी तो आज इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत है कि वक्फ बिल अगर अभी पहले जैसा मैंडेट होता तो आज तो पास हो गया होता। इसीलिए जब किसानों का बिल पास कर सकते हैं, 20 बिल पास कर सकते हैं, तो एक तो ये हुआ। तो दरअसल आपने सोचा, मान लीजिए आपने सोचा कहीं से आपको 20 लाख रुपए चुपचाप मिलने वाले हैं, आपने पूरी प्लानिंग कर ली, और एकदम से आके कोई उसमें अड़ंगा लगा दे, तो आपके तो सपने चकनाचूर हो जाते हैं। वो जो खीज होती है, वो बर्दाश्त, वो बहुत चीजों को सामने ले आती है। आप कई गड़बड़ बातें बोल जाते हैं कि हमने उसको, कोई आदमी बोला। दीपक, एक चीज और भी है, आप ये सोचिए कि टीडीपी और जेडीयू दोनों ने अपना समर्थन भी दिया था, उस समर्थन के बावजूद वो बिल को जेपीसी में भेजना पड़ा। ये आज एक बहुत बड़ी हार है अमित शाह की, मोदी जी की, पूरे एनडीए की। बिल्कुल, और लेकिन आप इससे ये खतरा सोच सकते हैं कि अगर ये पूर्ण बहुमत में होते, तो ये देश के आम नागरिकों का कतरा कतरा बेच देते। ये जिस तरीके से कब्जेदारी कर रहे हैं, जिस तरह से रियल एस्टेट का धंधा बनाने पे उड़े हुए हैं, आज यहां से लेकर बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं पैदा होने में अडानी का बहुत बड़ा रोल है। उसी तरीके से आप अपने दोस्तों के लिए तमाम तमाशे कर रहे हैं, जिसकी सारी जमीनें, अभी कल रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश के अखबारों में छपी है, जबकि अखबारों में बहुत कम छप पाता है, कि जो डिफेंस के लिए जमीन थी अयोध्या में, जो डिफेंस के लिए, जो रक्षा मंत्रालय के लिए जमीन थी, जिसपे प्रैक्टिस होती थी वहां पे शूटिंग की, उस जमीन को अडानी, रामदेव और रविशंकर को दे दिया गया है। उसका भू उपयोग बदल दिया गया है, यह अखबारों में आ चुका है। तो आप इस देश की चप्पा चप्पा जमीन को अपने लघुए भगुओं को बांटने पे उतारू है, उसके भू उपयोग बदले दे रहे हो, और कोई कुछ बोले ना। इस देश में रहने, आप जो बसे हुए लोग हैं उनको उजाड़ देते हो, और वो गुजरात की कंपनियों को ठेका दे देते हो वहां पे। तो आप एक भयानक लूट में आ गए हो। मतलब इस देश की जनता जिएगी कि नहीं जिएगी, किस, मतलब क्या करेगी? वो गुलामों की तरह जिएगी क्या? सारी जमीन तुम ले जाओगे, सारा पैसा तुम ले जाओगे, सारे ठेके तुम ले जाओगे, सबको जेल भेज दोगे, ये कौन सा तरीका चला रहे हैं? तो ऐसे में, और स्पीकर जैसे ही स्पीकर होने की कोशिश करता है, वो लोग तिलमिलाने लगते हैं। ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है कि स्पीकर लगातार सोचेगा, स्पीकर की तो एक इज्जत है, वो सोचेगा भाई हम कितनी बेईमानी करें, थोड़ा तो बैलेंस होगा।
और जैसे ही नहीं, तो बैलेंस आप होगा क्या ये डांट खाएंगे। अब सदन में लगातार ये आसन को मजबूर और विवश कर देंगे मोदी और शाह, और बार बार अमित शाह और मोदी जी ही इस तरीके से, अगर अगर अमित शाह का जो बिहेवियर था आज सदन में, उसको देख के तो लग रहा था कि आज उन्होंने ही ओम बिरला की ओपन बेइज्जती कर दी खुलेआम पूरे सदन में। वो कह रहे हैं कि आप कैसे कह सकते हैं स्पीकर विपक्ष का नहीं होता है, तो स्पीकर क्यों नहीं विपक्ष का होता है? स्पीकर का, और स्पीकर इसीलिए होता है, मान लीजिए इनके 240 से आज इनके इतनी बड़ी तादाद ना होती, 2 सांसद होते विपक्ष के, 2 सांसद होते केवल, तो स्पीकर की कितनी ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी पड़ जाती कि वो 2 सांसदों को कम से कम स्पेस दे, उनकी आवाज दे, वरना तो बहुमत खा जाएगा उसको बिल्कुल। तो स्पीकर तो ज्यादा विपक्ष का होता है, और स्पीकर को विपक्ष के हितों की रक्षा, स्पीकर को एक बैलेंस बनाना होता है कि सबकी संसद सदस्यों की आवाज आए, खुल के बोल सके। स्पीकर तो ज्यादा कमजोर के साथ खड़ा होगा, मतलब संविधान के साथ खड़ा होगा, और संविधान कमजोर के साथ खड़ा होता है हमेशा। तो मुझे लगता है कि अमित शाह की तिलमिलाहट इस बात की है, क्योंकि लगातार ताकत के बल पर स्पीकर को याद दिलाया जाता है कि अब तुम एक स्पीकर हो, और वो समझते हैं कि ये स्पीकर कैसे बन सकता है, ये तो हमारा आदमी है। ये कश्मकश जो है इस तरह की जुझलाहट पैदा कर रही है, और ये बढ़ती जाएगी, और ज्यादा ऐसा होगा तो ओम बिरला और सत्ता पक्ष में तीखे कंट्रोडिक्शन होंगे, या तो ओम बिरला इस्तीफा देंगे, हटाए जाएंगे, ये हालत आ जाएगी। नहीं बिल्कुल। क्योंकि और आखिरी में बस जो आपसे सवाल है, और सही बात है, जो ये सिचुएशन बन रही है, या तो वो इस्तीफा देंगे या वो हटाए जाएंगे, लेकिन अंत में ओम बिरला के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है जब इस तरीके का बिहेवियर सामने आता है? कल भी हमने देखा था कि बिल्कुल वो बेबस और तिलमिलाए हुए लग रहे थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। रोज इस तरीके की नोकझोंक दिख रही है विपक्ष और सत्तारूढ़ दल में। तो अब स्पीकर क्या करे? स्पीकर ऐसे में क्या करेगा? स्पीकर को 2 चीजें याद रखनी चाहिए। रामचरितमानस में ओम बिरला जरूर पढ़े होंगे। रामचरितमानस में जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं, मृत्यु प्राय लगभग मर ही चुके हैं, और केवल संजीवनी बूटी से बचाए जा सकते हैं, लोग परेशान हैं, राम रो रहे हैं, तो संजीवनी की बात होती है, पर संजीवनी इतने कम समय में ला कौन सकता है? तो ये होता कि केवल हनुमान एक कोने में चुपचाप बैठे हैं, तो उनके राजा जामवंत उनसे कहते हैं, का चुप साधी रहा बलवाना। वो रिमाइंड कराते हैं कि तुम्हें अपनी ताकत को याद करना चाहिए हनुमान, तुम हो क्या एक्चुअली। और ये अक्सर आपको फिल्मों में या बाकी कहानियों में मिलेगा कि लोगों को उनकी शक्ति याद दिलाई जाती है, जिससे जो वो क्योंकि भूले बैठे होते, कभी इस्तेमाल नहीं करी है। तो ओम बिरला को बतौर स्पीकर, स्पीकर की ताकतों को, स्पीकर की शक्तियों को याद करना चाहिए कि वो स्पीकर हैं, और स्पीकर के न्याय के हिसाब से चलना आना चाहिए सदन। और दूसरा जो है कि मतलब मुझे लगता है, दूसरा प्रेमचंद की जो मशहूर उक्ति है, उन्होंने कहा कि आप न्यायाधीश हैं, अखिलेश यादव ने कहा, और अलगू चौधरी और जुम्मन बहुत गहरे मित्र थे। प्रेमचंद की कहानी में उसमें एक बुढ़िया का मसला आता है, जिसमें एक दोस्त से विवाद हो जाता है और पंच बन जाते हैं अलगू चौधरी। तो ऐसे में वो बुढ़िया भी कहती है, तो प्रेमचंद ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं करोगे कि तुम्हारा दोस्त नाराज हो जाएगा, तुम्हारा भाई नाराज हो जाएगा, या तुम्हारे नेता नाराज हो जाएंगे? ईमान बड़ी चीज है। तो ये दोनों चीजें ओम बिरला को याद रखनी चाहिए कि वो स्पीकर पद पे हैं, उनको निष्पक्ष होना है, उनको तटस्थ होना है, उनको न्याय के साथ होना है, संविधान के अनुकूल होना है, और विपक्ष के हितों की जरूर रक्षा करनी है, क्योंकि वो कमजोर है। सत्ता पक्ष तो अपना फायदा लेने के लिए कुछ भी करेगा। ये दोनों चीजें हनुमान की तरह उनको अपनी ताकत याद करनी चाहिए, जो वो भूले बैठे हैं, लगातार भुलाने वाली ताकतें उनके सामने हैं। बस इतना ही कह सकते हैं, और बाकी तो चलते चलते बस यही बोलेंगे कि जो आपने कहा कि भाई अगर इसी तरीके की नौबत आएगी तो ये हटाए जाएंगे या फिर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और जो आपकी पहली लाइन थी कि रोज उनकी हालत बिल्कुल एक झुंझुने की तरह है, जो बजाए जा रहे हैं और एकदम बेबस होकर वो बिलबिला उठते हैं, उनके चेहरे पर भी सारा रिएक्शन बिल्कुल वो नजर आ रहा है, वो टेंशन में नजर आते हैं। संसद टीवी का पूरा कैमरा उन्होंने विपक्ष से तो हटा ही लिया है, सारा कैमरा स्पीकर के ऊपर होता है, तो जो उनकी बिलबिलाहट है और जो उनकी बेबसी है वो पूरी कैमरे पर नजर आती है। तो अब संसद टीवी को भी इससे सीख लेनी पड़ेगी, हो सकता है अब कैमरा उनको घुमाना पड़े इधर उधर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।